नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया खंड स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्वावलोकन सीरीज का, जिसका नाम रहेगा आर्थिक एवं सामाजिक जो विकास होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के पूर्वावलोकन में इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम केवल केवल जो फैक्ट हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन वो हम पढ़ेंगे बस, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो इसमें नोट्स दिया रहता है वो भी हम देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो नोट्स पढ़ेंगे, अदरवाइज सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे कि किसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मतलब क्या होता है, इस बुक का राइटर कौन है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से मात्र क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका करंट से ज़्यादा आता है, करंट से ज़्यादा आता है, और उसके बाद जो फैक्ट से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए इसी से आज प्रारंभ करते हैं पूर्वावलोकन का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। देखिए जैसे लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप राष्ट्रीय आय, सतत विकास, कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र, उद्योग, तृतीय सेवाएं, राजकीय नीति आयोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, मानव विकास, रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इंपॉर्टेंट, संगठन से प्रश्न आते हैं, व्यापार से भी आते हैं, और विविध, फिर आएगा जनसंख्या, फिर आएगा भारत का नगरीकरण, फिर आएगा विश्व जनसंख्या का नगरीकरण। अब हम इसमें सबसे पहले ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं इनको हम देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे अपना। अब देखिए जैसे इसमें ये नोट्स दिया है, स्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अब ये कब कैसे थी, मतलब कब सूती वस्त्र से उद्योग मतलब स्टार्टिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर इन तक की बात की गई है इसमें पूरा। ये एक क्या कहते हैं, एक नोट्स है। इसको आप चाहे तो अपना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसको मैंने देखा तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं लगा कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। सीधा हम इसमें क्वेश्चन में आएंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। आर्थिक विकास हो सकता है गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये सब कैसे दिख रहे हैं, लागू करने के लिए हो सकता है, तो ये जो है नहीं होगा। बाकी जो इसका कारण है वो, जो ये सभी कारण आर्थिक विकास से संबंधित है। भारत 5 ट्रिलियन, ये देखिए भी हाल ही में प्रश्न आया, भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो आपको पता ही होगा 2024 तक रखा हुआ था, अब इसको बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है। इसे कितना कर दिया गया है, 2030 कर दिया गया है। अब भारत 5 ट्रिलियन, देखिए ऐसे याद करिए, 2020 में पूछा था तो 2024 रखा गया था, यानी कि इससे पहले 18 में बात बोली ही गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में उसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। कहीं 30 तो कहीं 27 ऐसे आते हैं आंकड़े। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को कब प्राप्त करना चाहता है, तो वह चाहता है, आप इसमें आए 2024, लेकिन वर्तमान में उत्तर बदल गया है। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी कि एनआईपी सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ की गई है, क्योंकि एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। तो ये देखेंगे जो आपका आएगा ये गलत आएगा, पहला वाला गलत है, दूसरा सही आएगा। ये देखते हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश के विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की अवधि के दौरान देश की अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट कथन एक गलत है और जो आर का सही है। अब आगे पढ़ेंगे, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती हैं, तो ये सभी कारण इसमें उल्लेखित हैं। क्यों कंपनियां मतलब औद्योगिक करना चाहती हैं, क्योंकि उपभोक्ता की मांग की अपेक्षा कर जैसे मांग बढ़ेगी उस हिसाब से, कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा
बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। वर्तमान में एआई का इसमें लाभ उठाया जा रहा है काफी ज्यादा। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र होना, तो ये सभी कारण हैं। ये देखिए प्री में ही आया था राजस्थान के। अब है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषताएं, समानता विशेषता होती है अल्प विकसित देशों की कि प्रति व्यक्ति आय निम्न होती, सही है। पूंजी निर्माण की दर भी निम्न होती है। निम्न आश्रितता अनुपात होता है। तृतीय सेवाओं के अधिक कार्यबल शक्ति का होना, तो ये अपने आप में विवादित प्रश्न हो जा रहा है। तो अब इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 1 और 2 सही आ रहा है, चारों नहीं आ रहा है। तीसरा देखेंगे निम्न आश्रित अनुपात, ये नहीं है। ये चीज तो अगर अनुपात में देखा जाए तो 2 वाला ऑप्शन जो सही आएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं, तो दर्शाती कौन सी हैं? उसमें कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में, दूसरा देखेंगे प्रचंड बेरोजगारी भी है, और साथ ही मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये जो अपने आप में नहीं हो सकता मानव पूंजी का, क्योंकि यहाँ पास आय की डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं होगा। प्रोटीन के प्रति व्यक्ति सेवन का उच्च होना, ये भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं, क्योंकि प्रोटीन तो है ही नहीं। तो अब बचता 3 वाले ऑप्शन में, देखिए 1 और 2 के साथ 3 वाला ऑप्शन बन रहा है, तो डी वाला सही होगा, यानी थर्ड भी सही होगा, क्योंकि मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा गया है। क्योंकि 10% जनसंख्या के बाद भारत में देखेंगे तो 70% की पूंजी है, तो वहीं 90% में देखेंगे बाकी बची हुई 30% के लगभग वो पूंजी आती है। अब ये इसका कुछ कारण देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं। पहला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है, निम्न प्रति व्यक्ति आय भी है, औद्योगिक पिछड़ापन भी है, तकनीकी पिछड़ापन भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है, आयात पर निर्भरता भी है तथा निश्चरता भी है। उसके बाद देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, क्या की जा सकती है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, 1 मिनट में इसको रफ कर दूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है? ये देखिए, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, बस इनको सीधा रखिए। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाए, जहाँ आप सार्वजनिक क्षेत्र की भी कंपनियां हैं और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, दोनों ही सार्वजनिक और निजी। देखो निजी जो क्षेत्र है वो पूंजीवादी का है, सार्वजनिक जो है वो देखेंगे आपका साम्यवाद से रिलेटेड है, यूएसएसआर से रिलेटेड, तो दोनों को जहाँ मिक्स हो जाएगा, दोनों पूंजीवादी को, वो कहलाएगी आपको मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जहाँ निजी एवं सार्वजनिक उद्यम दोनों विद्यमान होते हैं, जैसे यहाँ बीएसएनएल भी है, यहाँ जियो भी है। अब निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है? तो वह देखेंगे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, ये विचारधारा है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सह अस्तित्व है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो आप देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब प्रश्न है, वह सत्य यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए, कैसे परिभाषित किया जाए भारत को? एक पूंजी अधिपति अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, एक व्यापार नहीं, एक श्रम आधारित नहीं, एक खाद्य की कमी वाली नहीं। तो इसके ऑप्शन में देखेंगे तो इसने बी सही उत्तर माना है। बी में क्या है? एक श्रम आधारित वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अब है 16वां प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? आय की असमानता, हाँ, तो आय की असमानता निम्न अल्प विकसित देश की नहीं, ये विकासशील देश के गुण है। उच्च निर्भरता दर, तो ये भी नहीं है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि की धीमी दर, ये गलत है, ये भी गलत है। बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी गलत है। अल्प विकसित के कोई भी गुण नहीं है इसमें, तो ई वाला ऑप्शन होगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं: प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि, जनसंख्या के भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो ये सब लिखा हुआ है ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में समझा रहा है। भारत अल्प विकसित नहीं है, ये भी जानना है आपको। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्या विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की? कि कृषि प्रधान देश है, सही है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। उद्योगों की प्रधानता ही गलत, सेकंड सेक्टर हमारे यहाँ विकसित अभी नहीं है। हाँ, वृहद बेरोजगारी, ये भी सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देश में देश की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो अनार्थिक तत्व में सामाजिक व्यवहार है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत कैसे विकासशील अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधार के द्वितीय प्रयोजन यानी कि जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं या भाग हैं? तो आप देखेंगे वो जो सी वाला ऑप्शन सही माना है। इसमें इसमें न्याय प्रणाली में सुधार है, इसका भाग नहीं है। अब है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षित करता है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब राष्ट्रीय आय का चैप्टर आ गया है। राष्ट्रीय आय में देख लेंगे ये इनकी जितनी भी राष्ट्रीय आय से कल्पना या परिभाषा होता है, ये देख सकते हैं आप, दी हुई हैं। सीधा इनका क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। अब है कि सही दिख रहा है, हाँ। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, क्या करता है? कि बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। तो राष्ट्रीय आय कैसी होगी? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होगा? कि मूल्यह्रास हटा दिया जाएगा, बाजार कीमतों को सकल उत्पाद रखा जाएगा, मूल्यह्रास को हटा दिया जाएगा और अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाएगा और प्लस सब्सिडी जोड़ दी जाए, तो क्या आएगा? वो राष्ट्रीय आय निकल के आएगा। ये इसका एक डायग्राम है, बाकी ये लिखा हुआ है। बाजार मूल्य का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या आप देखेंगे? वह है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा? जो एकदम शुद्ध प्राप्त हुआ उसमें क्या करेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें से जो ह्रास हो रहा है, जितनी भी कमी हो रही है उसको हटा देंगे। अब है राष्ट्रीय आय है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने का सही विधि नहीं है? तो वह देखेंगे मूल्यह्रास, लागत वृद्धि। अब है निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एवं जीएनपी है, क्या है? ये देखिए एक प्रश्न विवादित हो जा रहा है। ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है। यद्यपि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीएनपी किसी देश के नागरिक द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतरिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाकर एनएनपी प्राप्त होता है। अर्थात एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या समस्या है? वो असंगठित क्षेत्र, जो असंगठित क्षेत्र है हमारे, उनकी आय के बारे में सही जानकारी नहीं है, ये एक समस्या है। अब है शुद्ध घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, गलत है। प्रति व्यक्ति आय के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद ऑब्लिक राष्ट्र की कुल जनसंख्या, ये भी गलत है और ये भी गलत, आप देखेंगे कोई भी सही नहीं है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? राष्ट्रीय आय आप देखेंगे किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? वो देखेंगे कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, तो यानी जीडीपी कहलाएगी वो। अब एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है। अब ये दिए हुए हैं, इस समीकरण है, या आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन समायोजित सकल आय यानी कि एनजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो वह आएगा आपका ब्याज ब्याज आय आएगा, लाभांश आएगा और विदेशी मुद्रा लाभांश आएगा। अब है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? वो होगी अपरिवर्तित रहेगी। अब किसी सैद्धांतिक रूप में यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें देखेंगे साधारण ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, वह रखा जाता है विश्व बैंक की वित्तीय सहायता में वृद्धि। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमात्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो आएंगे कि इसमें जन उन्मूलन होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए और साथ ही साथ विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ये जो बी वाला ऑप्शन सही है। अब ये है यदि लिखा हुआ है कि यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन से वस्तुओं की अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यय करने के लिए, वह है अमात्य सेन से संबंधित है। ये देखिए फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अब हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो वह जीडीपी से संबंधित है। अब है आर्थिक विकास सामान्यता युग्म होती है, किसके होती है? स्फीति के बराबर होती है। निम्न कारणों में जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के श्रम की भागीदारी कम है, वो है देखेंगे आप इसमें डी वाला ऑप्शन सही मान रहा है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अब है ये जो मैचिंग का दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक की कमी आई है। तो इसमें बी वाला सही होगा। अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ पद दिए गए और सर्वोपयुक्त वर्णन दिया गया है। हाँ, तो इसमें पहला वाला सही है। आप देखेंगे मेल्टडाउन जो है वो स्टॉक कीमतों की गिरावट से संबंधित है। अब भारतीय आर्थिक नीतियों के अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकतम आलोचना हो रही है। हाँ, अब दूसरा है आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। तो इसमें से ए वाला सही है। अब 1911 में आर्थिक नीतियों को अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, वो थी उपयुक्त सभी। एलपीजी मॉडल लाया गया था, लिबरलाइजेशन वाला मॉडल लाया गया था। भारत की आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, वो हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का कारण क्या था? तो कारण था निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योग की दिशा में उन्मुख रहना। अब भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के दो घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप देखेंगे कि संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद क्रम जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलित क्रम है। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो वह आप देखेंगे प्रति व्यक्ति उत्पाद है। अब किसी देश की जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है, किससे होता है? प्रति व्यक्ति आय से होता है। ये है इसका आंसर जो है मूल स्तर में वृद्धि दर है। 1867 से लेकर 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिजित किया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था सकल राष्ट्रीय उत्पाद का।
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय कौन था? पीसी महालनोबिस थे। किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वह की थी VKRV राव ने की थी। अब बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष थी? तो ये आप देखेंगे, अधिकतम वृद्धि दर आप देखेंगे लगातार जो था 1990 से 2000 के बीच थी। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त हुई थी? तो वह हुई थी 2005 से 6 के बीच हुई थी। भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की थी? वो 2005 से 6 के बीच प्राप्त की थी। अब है भारत की राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किया जाता है, वह जो है ये एक बात प्रश्न है, ये लिखा हुआ है कि कैसे किया जाता है? CSO द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़ा एंड डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलन या संस्था जारी करती है? तो ये 2 या 2 से अधिक है, उसमें कोई भी नहीं उत्तर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो कौन करती है वो? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने CSO का गठन 2 मई 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। CSO द्वारा आकलित राष्ट्रीय आय एवं संबंधित तथ्य राष्ट्रीय आय के 3 अध्यायों में प्रकाश डालता है: देशी उत्पाद, कारक आय के कारण और इसके वितरण तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी के रूप में करता है। वर्ष 2019 में CSO और NSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का समांकन करते हैं। NSO वर्तमान में करती है। अब है भारत में राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता? तो यहाँ पास NSO होना चाहिए आंसर में। अब जो आएगा NSO आएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये सब है, तो यहाँ पास आना चाहिए। उस समय ये आंसर ये होता करता, लेकिन अब आएगा NSO आएगा। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्र करने का काम कौन करती है? वो भी NSO करती है। कौन करता है? NSO करती है। ये रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी मिला करते हैं। अब है राष्ट्रीय आय लेखन के आधार वर्ष का अर्थ है क्या है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना में किया जाता है, उस वर्ष का है। देखते हैं प्रश्न कितने हैं इसमें टोटल। राष्ट्रीय आय से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है टोटल। देखते हैं 50 आज कर लेते हैं, बाकी कल के वीडियो में कर लेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी 1999 में जारी की गई GDP श्रृंखला निम्नलिखित में से किस एक आधार वर्ष की कीमत से संदर्भित है? तो 93-94 संबंधित है। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के मापन में क्या परिवर्तन किया गया है? तो किया गया है, आप देखेंगे कि आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में को बदल दिया गया है। वर्तमान में जो आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है GDP के लिए। नए GDP आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 और 5 के स्थान को बदलकर क्या किया गया? 11-12 रखा गया है। अब है इस समय 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त है? तो आप देखेंगे 2011-12 है। भारत में स्थित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार क्या है? तो ये उस समय का प्रश्न था, वो GDP का, लेकिन 1900 से 1999 से 2000 है। भारत में राष्ट्रीय आय के मापन में निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? तो यहाँ होना चाहिए 2011-12 होना चाहिए, लेकिन इस समय ये था उत्तर।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? वह है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। अब निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसमें जो ये वाला गलत है, पहला वाला सही है। अब निक्षेप तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक यानी जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च दर को संकेत नहीं करती है यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारतीयों को प्रति व्यक्ति आय में 2009 और 10 में 14.5% की वृद्धि हुई थी। प्रति व्यक्ति आय क्या थी? वो देखिए निकटतम के में भी इस समय विवादित कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों का साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होगी? ये भी देखिए इसमें से कोई नहीं है। अब है वर्ष 2011-12 की कीमत, ये देखिए जो आंकड़े वाले ये प्रश्न हम हटाएंगे। आय लागत क्या थी? तो वो थी 7,500 थी। 1951-52 से 2015-16 की अवधि में किस वर्ष के स्थिर कीमतों पर भारत के प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो 2007 और 8 के बीच रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें दोनों ही सही नहीं है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है दूसरा वाला सही है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। अब है वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर थी लगभग कितनी थी? 5% थी। अब है 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी थी? तो आप देखेंगे उस समय वृद्धि दर 6.5 थी। क्वेश्चन कितनी बार आया है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2012-13 में 4.5% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 4.7% तक बढ़ी कि जिसका कारण क्या था? जिसका कारण आप देखेंगे कृषि और संबंधित क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर थी। अब है निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में वर्ष 2008 और 9 की तुलना में वर्ष 2009-10 में ऋणात्मक समृद्धि दर की गई थी? वो ये जो है विवादित है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल के आंकड़ों के अनुसार 2002 और 3 की विकास दर क्या थी? वो 5 से 5.5% थी। अब एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार 2005 में भारत की समृद्धि दर क्या थी? वो 6.9% थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1997 से 98 में वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति थी। निकटतम भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई थी। तो बी वाला इसमें सही है। अब ये प्रश्न है कि पिछले 15 वर्ष में भारतीय, ये कब का प्रश्न देखते हैं? ये प्रश्न पुराना है, इसको हम छोड़ेंगे। ये भी पुराना प्रश्न है, छोड़ेंगे। ये प्रश्न नया है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो आप देखेंगे इसमें बी वाला ऑप्शन सही माना है, 14.6% थी। अब जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उन्हीं को देखेंगे। ये कोई मतलब नहीं प्रश्न का कि कौन सा ग्रॉस कैपिटल, तो ये भी नहीं, ये बहुत पुराना प्रश्न है, अब इसमें नया हो गया होगा। अब है किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक या न्यूनतम आंकी गई है? ये भी सही नहीं है। मार्च 2011 में भारत सरकार द्वारा आंकड़े, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं नहीं, ये भी बहुत पुराना प्रश्न है, ये भी पुराना प्रश्न है, ये भी पुराना प्रश्न है। इसमें जो फैक्ट वाले होंगे
हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो फैक्ट कहीं से मिल जाए कि इसने ये कहा था, ये इसका मतलब क्या होता है, यही देखेंगे। अदरवाइज़ और प्रश्न को हम देखेंगे नहीं, और जो बहुत पुराने होंगे वो नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में फैक्ट आता है बिल्कुल, कौन सी बुक लिखी थी, क्या लिखी थी उससे संबंधित, और आंकड़े आते हैं, और जो आंकड़े रहते हैं वो आपको नए बजट के अनुसार होंगे। ये देख लेते हैं, क्योंकि प्री 2021 में आया, हो सकता है निर्माण पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित पर निर्भर करती हैं। हाँ, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। दोनों ही सही हैं। पुराने क्वेश्चंस हैं, पुराने क्वेश्चन हैं, पुराने क्वेश्चन हैं। ये भी पुराने क्वेश्चन देखिए, नए क्वेश्चन बने ही नहीं है अभी। जो नए क्वेश्चन आए होंगे सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो 2015 के बाद आएँगे। ये तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो ये नहीं आएगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में सतत विकास या आर्थिक विकास से संबंधित देखेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम सिर्फ फैक्ट ही देखेंगे इसमें, अदरवाइज़ और कुछ नहीं देखेंगे। चलिए धन्यवाद।